बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। मोदी जी के रामराज में एक नई शुरुआत हुई है कि दक्षिण के राज्य अब सीधे सड़कों पर उतर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और उनकी मांग बिल्कुल साफ साफ है। माय टैक्स माय राइट, मेरा कर मेरा अधिकार है। और इसमें बाजी मारी है कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने। उनके नेतृत्व में जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जमावड़ा हुआ और यहां बड़े पैमाने पर कर्नाटक के विधायक और कर्नाटक सरकार यानी कांग्रेस के जो सांसद हैं वह पहुंचे, उससे एक संदेश बहुत साफ गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और खास तौर से विपक्ष द्वारा संचालित राज्य सरकारों के आर्थिक हटकों की बंटवारा कर रही है, चोरी कर रही है। और यहां सिद्धारमैया जी ने जिस तरह से सीधे सीधे आरोप लगाया कि 15th फाइनेंस कमीशन के जरिए जिस तरह से कर्नाटक के हक को कम किया गया है, उसके टैक्स शेयर को कम किया गया है, उसे कर्नाटक की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कर्नाटक नंबर 1 पर रहा इस मांग को उठाने में, लेकिन पीछे पीछे केरल आ रहा है, तमिलनाडु पहले ही यह मांग उठाता रहा है और यहां तक बात हो रही है कि वे देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह लड़ाई ऐसा लग रहा है कि 2024 में फिलहाल साउथ वर्सेस नॉर्थ, नॉर्थ वर्सेस साउथ, यानी दक्षिण के राज्यों को यह लग रहा है कि चूंकि मोदी जी और भाजपा का जो पूरा शासन है वो उत्तर भारत में केंद्रित है, इसलिए भी अपनी सरकारों को कर से हक ज्यादा देते हैं, यहां तक कि सूखा हो, बाढ़ हो, रिलीफ ज्यादा देते हैं। लेकिन जब यह हालात दक्षिण के राज्यों में आते हैं तब उनको कोई मदद नहीं मिलती। यहां सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा कि देश भर में एम्स बांट रहे हैं मोदी जी, लेकिन कर्नाटक में एम्स अभी तक क्यों नहीं दिया। यह जो प्रदर्शन है यह एक बड़ी लकीर खींच रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की जो लड़ाई चल रही है उसमें। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में दरवाजा खटखटाने पहुंचे सिद्धारमैया ने क्या कहा। हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी गले की फांस है, क्योंकि वहां पर उन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाया था किसी भी तरह से कर्नाटक को जीतने का, क्योंकि कर्नाटक की जीत उनके लिए दक्षिण का द्वार खोलने जैसी थी। लेकिन सब कुछ को धता बताते हुए कांग्रेस ने वहां पर रिकॉर्ड जीत हासिल की और इसी तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचकर कर्नाटक की सरकार ने जो मांग उठाई, जो उन्होंने ठोस रूप में कहा कि किस तरह से केंद्र ने 2017 से 18 तक और उसके बाद से पिछले 5 सालों में कर्नाटक की जनता के 1,88,000 करोड़ रुपए ले लिए हैं, जो हक उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी लकीर है, क्योंकि इस तरह से सड़कों पर उतरकर यह कहना कि केंद्र हमारे आर्थिक हकों की अवहेलना कर रही है और कर्नाटक की जनता को वंचित कर रही है, उसके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा आरोप है केंद्र सरकार पर। और यहीं पर सिद्धारमैया नहीं रुकते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि सिद्धारमैया ने अंग्रेजी में जो यहां भाषण दिया उसका जिस्ट क्या है। We are raising this issue of discrimination meted out by government of India, particularly state of Karnataka, and also the states of southern states, southern India. और इसी के साथ यह भी सुनना जरूरी है कि डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से केंद्र सरकार और खास तौर से मोदी जी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह लगातार केंद्र के निशाने पे रहे हैं। उन्होंने इस प्रोटेस्ट में किन बिंदुओं को रेखांकित किया और किस तरह से सीधे सीधे
केंद्र पर आरोप लगाया कि वह दरअसल कर्नाटक ही नहीं पूरे दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी कर रही है। और यह जो डिवाइड है, यह जो सवाल है, यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए अच्छा खासा सिरदर्द बन सकता है। आइए सुनते हैं डीके शिव कुमार को। Karnataka is the second biggest largest state which is giving highest revenue to this country. We are asking for our rights. We are asking for our share. दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की एक और खासियत रही, वह यह कि यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ कर्नाटक का अपना जो गाना है उसके जरिए, वहां पे कर्नाटक का अपना जो झंडा है वह भी लेकर यहां पर उसके विधायक और उसके लोग यहां आए थे, यह बताने के लिए, यह याद दिलाने के लिए मोदी जी को कि यह वहां का संघीय ढांचा है। जब मैं वहां पहुंची और जिस तरह का माहौल देखा, आइए मेरे साथ चलिए जंतर मंतर। एक और अहम सवाल जो बहुत सॉलिड रूप में उठाया कर्नाटक की सरकार ने कि कर्नाटक में जब सूखा पड़ा, कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार की। 18,000 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने मांगे, लेकिन उन्हें मिला बड़ा जीरो, शून्य मिला। ऐसी अनदेखी क्यों? कर्नाटक की जनता के साथ यह आर्थिक नाइंसाफी क्यों? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बार यहां पर सिद्धारमैया और उनकी पूरी सरकार फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आई थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो साझी योजनाएं चलती हैं, केंद्र और राज्य सरकार की मिलीजुली योजनाएं चलती हैं, उनमें पिछले एक साल में 7,000 करोड़ रुपए की कमी की गई। 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलती थी, इस बार 13,000 करोड़ कर दिया गया है। यह किया गया है क्या एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत? क्योंकि मोदी जी कर्नाटक में हार गए, इसलिए कर्नाटक की जनता को सबक सिखाना चाहते हैं। हाल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि इस समय निर्मला सीतारमण इसका जवाब ना दें, या जिस तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ा और कहा कि इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है, यह 15वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, उसकी रिकमेंडेशंस हैं जिसके तहत ये चेंज किया गया है। लेकिन यह बात दक्षिण के राज्य बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के बाद अब केरल, दिल्ली आ रहा है। और इस पूरे के पूरे आंदोलन की एक बहुत अहम कड़ी है, वह कड़ी है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के तमाम राज्य, क्योंकि यहां कोशिश ये हो रही है, जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि आंध्र की सरकार को भी अपने साथ लें, बाकी राज्य सरकारों से भी बात चल रही है, केरल से बातचीत ऑलरेडी है, केरल अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, और इसे दक्षिण टैक्स आंदोलन, साउथ टैक्स मूवमेंट के तौर पर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। और इसका बहुत सॉलिड ग्राउंड है। तमाम दलों में अपने राजनीतिक अंतर विरोध होने के बावजूद इस तरह का हस्तक्षेप एक कारगर जमीन दे सकता है विपक्ष की इन सरकारों को जिंदा रहने के लिए। यहां मैं इस क्रम में उल्लेख करना चाहूंगी कि खास तौर से जो कर्नाटक का गुस्सा है, जो 15वीं वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं, जिसमें केंद्र के कर के हिस्से को 4.71% से घटाकर 3.64% कर दिया गया। और इसी तरह से उनका कहना है कि क्योंकि जीएसटी पर पहले ही केंद्र का जिस तरह का कब्जा है, उसकी वजह से जितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसमें यह कर की जो हिस्सेदारी कम कर दी गई है, इसके बाद कर्नाटक का और कर्नाटक के जैसे दक्षिण के अन्य राज्यों का अपने आप में सरवाइव कर पाना, अपनी सरकारों को चला पाना, कल्याणकारी योजनाओं को चला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी देश की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, और यहां भी उनकी मांग बहुत साफ है, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अधिकारों की लड़ाई है। उनका जो कहना है कि केंद्र से जो ग्रांट मिलती है, यानी अनुदान मिलता है, उसकी सीमा उसको कम कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें लोन लेती हैं उसकी सीमा को कम कर दिया गया है। ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि केरल का कहना है कि तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए के जो स्टेट रिसिप्ट्स हैं उन्हें मोदी सरकार ने रोक दिया है। और जीएसटी की वजह से, जीएसटी में 12,000 करोड़ रुपए जो केरल का हक बनता है, उसकी भी बंटमारी हो रही है। तो आप देखिए कि दो राज्यों ने एक तरह से
मोदी सरकार का आर्थिक लेखा जोखा पेश कर दिया है। कम से कम संघीय स्ट्रक्चर में, फेडरल स्ट्रक्चर में किस तरह की दिक्कत आ रही है उसे पेश किया है। और जैसा कि हम जानते हैं, मामला सिर्फ दक्षिण बनाम उत्तर का नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में भी जो राज्य सरकारें विपक्षी पार्टियों की हैं, मिसाल के तौर पे पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है, ममता बनर्जी भी बार बार इस बात का जिक्र करती रही हैं, इस बात को लेकर आंदोलन करती रही हैं कि केंद्र उन्हें उचित योगदान नहीं दे रहा, आर्थिक हिस्सा नहीं दे रहा। और वहां पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर मनरेगा कर्मचारियों की, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को रोक दिया गया, उसका पेमेंट केंद्र सरकार ने नहीं किया, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र के पास जहां एक तरफ ईडी है, सीबीआई है, बाकी तमाम जांच एजेंसियां हैं, उसी के साथ साथ यह जो आर्थिक अधिकार है, इसे भी एक औजार के तौर पर केंद्र सरकार, मोदी जी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारों को ना चलने देने के लिए या उनके कामकाज में बाधा डालने के लिए। यह जो मांग उठी है, अब आप देखिए कि एक तरफ यह मांग है और दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए जो दोबारा आई है लद्दाख से। लद्दाख में लाखों लोग लगातार जमा हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से उनके संघीय अधिकारों को छीन लिया है, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया है, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो मोदी जी, कर्नाटक ने यहां से बिगुल फूका है, एक दूसरे ढंग की लड़ाई का आगाज किया है और यह लड़ाई निश्चित तौर पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इनमें